पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो हमने आईएक्स का डाउनफॉल देखा, हमने यहाँ पर ओलंपिक मार्सेल का देखा, हम डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम सीरिया के जायंट्स की बात करें तो एसी मिलान, नेपली या फिर इंटरनेशनल की बात करें, अगर स्पेनिश में भी बात करें तो यहाँ पर अगर एथलेटिको मैड्रिड, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड को हटा दें तो वहां पर भी बहुत सारे क्लब हैं जो कि डाउन द पैकिंग ऑर्डर कहीं ना कहीं अपनी ही ग्लोरी में यहाँ पर ढसते हुए जा रहे हैं। चाहे हम यहाँ पर वेलेंसिया की बात करें या फिर हम लोग यहाँ पर बिल्बाओ की बात करें, एक क्लब अगर हम बात करें तो डेपोर्टिवो हो गया या फिर मालागा आ गया। आज तो खैर ये स्पेनिश टियर 1 में भी नहीं है, लेकिन आज हम जिस क्लब के बारे में बात करने वाले हैं उसके आसपास भी नहीं है। अगर हम क्लब्स की बात करें, कमर्शियल अगर हम यहाँ पर अपील की बात करें, मैनचेस्टर यूनाइटेड ना ही स्पोर्टिंग सेंस में वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब है, बल्कि एक्चुअली में अगर हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करें तो इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द 3 और 4 बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। आज के इस एपिसोड में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये सर एलेक्स फर्ग्यूसन एरा के बाद ये कितना ढसता चला गया और कैसे ढसता चला गया, कैसे कहीं ना कहीं यूनाइटेड की खुद की ग्लोरी के प्रेशर में खा गए, निगल लिया यहाँ पर इस प्रेशर ने। और अंत में हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं कि यहाँ पर ये जो सैक ये जो नया गेम चला है, क्या रूबन अमोरिम से यहाँ पर खत्म होने वाला है? और अल्टीमेटली जो बिगर पिक्चर है, क्या यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड एक बार फिर से वर्ल्ड फुटबॉल और प्रीमियर लीग के मैप पे अपने आप को टॉप पे पा सकते हैं? क्या वो सही में जो टेन हैग कह रहा था कि लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी का एरा खत्म होना चाहिए क्योंकि सबका होता है, एंड टू बी ऑनेस्ट ये सही बात है, until unless you are रियल मैड्रिड, बार्सा और बायर्न। तो क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड इन 3 में अपने आप को देख सकती है? सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ग्लोरी डेज से। देखो ऑफ कोर्स 1968 में जब उन्होंने यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यूरोपियन ट्रॉफी जीती थी, बहुत इमोशनल था वो, गिवन द फैक्ट कि यहाँ पर जो डिजास्टर हुआ था उसके इमीडिएट बाद एक नई टीम बिल्ड करी और वो एक लगाव सा हो गया था। बट 1968 के बाद बहुत सालों तक, लगभग आप कह सकते हो कि 31 साल तक उन्होंने कोई यूरोपियन सक्सेस नहीं देखी। इट वाज अंटिल ओले गुनर सोल्शायर का वो एक्स्ट्रा टाइम का गोल जब 1999 में यहाँ पर उन्होंने यूरोपियन ट्रॉफी टाइम। लेकिन अगर इससे कुछ साल पहले की बात करें, जब अगर एलेक्स फर्ग्यूसन की बात करें, तब तक उनको नाइटहुड नहीं मिला था। तो अगर एलेक्स फर्ग्यूसन जब आए थे तो उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर ऑफ कोर्स उनको टाइम लगा 5-6 साल, उस टाइम सोशल मीडिया वगैरह नहीं हुआ करता था, उस टाइम ये सब नहीं छपते थे, हम जैसे क्रिएटर नहीं थे, तो उस टाइम प्रेशर वगैरह नहीं हुआ करता था फैंस का, सोशल मीडिया पे कोई झिकझिक नहीं होती थी ट्विटर की, सिंपल रेडियो होता था और अखबार होते थे। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड की तकदीर तो पलट दी थी सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने। लिवरपूल का भी खुद का एक बहुत बड़ा ड्रॉट था, लेकिन लिवरपूल के उस टाइम के जब जो भी कॉलम लिखते थे और जो भी उनके स्पोक्स पर्सन थे वो भी मानते थे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आज नहीं तो कल तख्ता पलट तो कर देगी, और उन्होंने सर एलेक्स फर्ग्यूसन के अंडर कर ही दिया। तो मैं सोचो कि ये इतना एपिक है कि 2013 की अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की वो टीम दिखाओगे वो शिट है, वो इतनी कोई खास नहीं थी। ऑफ कोर्स इट हैड यहाँ पर बहुत बढ़िया प्लेयर्स थे, चाहे हम रॉबिन वैन पर्सी की बात करें, चाहे हम यहाँ पर वेन रूनी की बात करें, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर डिफेंसिवली आप समझ सकते थे कि सर एलेक्स फर्ग्यूसन को समझ में आ गया था कि नहीं, मैं ग्लेजर्स को और इस मैनचेस्टर यूनाइटेड को अब इतना नहीं बचा सकता। और उसके बाद अगले 11 साल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 80 पॉइंट्स का मार्क सिर्फ एक बार टच किया, जबकि वो रनर अप पे 2 बार थे। लेकिन आप ये देखो कि हम इतने पीछे चलेगी, मैनचेस्टर इतने पीछे चलेगी। जोसे मोरिनो की सबसे बड़ी अचीवमेंट की अगर हम बात करें, जब 2017 में वो कहता है कि वो रनर अप गया था बिहाइंड मैनचेस्टर सिटी, तो सब मानते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को उस स्क्वाड के साथ, उस वाइब में, पेप गार्डियोला के साथ हेड टू हेड में जाके रनर अप उसने जितवाया, तो इट वॉज गुड। लेकिन 19 पॉइंट पीछे था मैनचेस्टर यूनाइटेड, सेकंड फिनिश करे थे, लेकिन 19 पॉइंट पीछे थी वो मैनचेस्टर सिटी से। लेकिन सर एलेक्स फर्ग्यूसन यहाँ पर अपना रिटायरमेंट देते हैं और उन्होंने अपना बंदा पिक किया और वो था डेविड मॉइस, जिसको कहते थे द चोजन वन। लेकिन खैर द चोजन वन बहुत जल्दी द रॉन्ग वन भी साबित हो गया। डेविड मॉइस पर देखो नजरें बहुत थी और ये भी साफ था कि सर एलेक्स फर्ग्यूसन को सक्सीड करना, खैर उस टाइम लग रहा था कि इतना आसान नहीं होगा, लेकिन आज 11 साल बाद लग रहा है कि नहीं, ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन डेविड मॉइस के आने के बाद ना यहाँ पर थोड़ा सा मामला चूतिया सा ही होता रहा। अब देखो सबसे बड़ी हमको यहाँ पर है कि हम मैनेजर्स पे तो बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मैनेजमेंट था उसका बहुत बड़ा रोल था। उस टाइम यहाँ पर वुडवर्ड के हाथ में कमान है और वुडवर्ड ने संभाला मामला। यहाँ पर अगर आप रिपोर्ट्स की बात करोगे तो डर्ट शीट के हिसाब से यहाँ पर बार्सिलोना के फेब्रेगास की बात करें या फिर टॉटनहम के गैरेथ बेल की बात करें, इन पे लगी पड़ी थी वो कि भाई हमें इनको उठाना है, कैसे भी करके यहाँ पर इनको लेके आएंगे हम और ऐसा सीन रखेंगे। लगभग यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का जब प्री सीजन चल रहा था, जहाँ पर डेविड मॉइस अपनी यूनाइटेड की टीम के साथ थे, रिपोर्ट्स आई और यहाँ पर ऑफिशियली इसको कंफर्म किया गया कि भाई यहाँ पर वुडवर्ड वापस आ चुके हैं
लाइक इंग्लैंड में, और वो यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ भूचाल लाने वाले ट्रांसफर मार्केट में। 47 दिन, लगभग 1.5 महीने तक यूनाइटेड ने कोई साइनिंग नहीं करी, और जो फाइनल साइनिंग थी वो कौन थी? मार्को फेलानी। वो फेलानी लेके आया था। इस पॉइंट ऑफ टाइम तो सबको समझ में आ गया था कि ये तो जोकर है। लेकिन यहाँ पर जैसे गेम स्टार्ट हुआ, डेविड मॉयस का जो गेम स्टाइल था वो भी कुछ इतना कुछ खास नहीं था। इट वॉज प्रैग्मेटिक था। जिस तरीके के प्लेयर्स वो यूज़ कर रहा था, जिस तरीके के प्लेयर्स उसको मिले थे, वो सर एलेक्स फर्गसन नहीं था। वो चीज़ नहीं कर सकता था उस स्क्वाड के साथ जो कि फर्गसन ने करके दिखाया था। समझ सकते हो 6 महीने पहले जिस टीम के साथ उन्होंने यहाँ पर प्रीमियर लीग जीती, वो टीम यहाँ पर आज प्रीमियर लीग में क्वालिफिकेशन पे भी नहीं है चैंपियंस लीग के। और ऐसा ही हुआ, डिस्पाइट यहाँ पर ऑफकोर्स उनको 50 गेम दिए गए, 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, लेकिन यहाँ पर डेविड मॉयस को सैक कर दिया गया। अब ऐसे में यहाँ पर एड वुडवर्ड दिमाग लगाते हैं और वो चाहते हैं कि भाई कुछ भी करके डॉर्टमुंड से जर्गन क्लॉप को उठाया जाए। लेकिन अल्टीमेटली देखो, यहाँ पर एक फेमस कोट है यूनाइटेड के रिगार्डिंग, अगर आप वन ऑफ द रिचेस्ट क्लब हो, और उस टाइम आई थिंक यूनाइटेड रिचेस्ट क्लब था, आप रिचेस्ट क्लब हो, आप पिछले 20 साल के सबसे सक्सेसफुल क्लब हो, और अगर आप वन ऑफ द बिगेस्ट मैनेजर्स को नहीं लेके आ पा रहे ना, तो कहीं ना कहीं आपके मैनेजमेंट में दिक्कत तो है। अगर आप क्लॉप जैसा मैनेजर, जो कि पता चल रहा है कि भाई वो पेप गार्डियोला के साथ आने वाले 9-10 सालों में हिस्ट्री लिखने वाला है, उसका काम डॉर्टमुंड में सबको समझ में आ चुका है, और आप अगर लेके नहीं आ पा रहे ना, तो कहीं ना कहीं बताता है कि आपके स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर में और स्पोर्टिंग स्पिरिट या फिर स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट की बात करें उसमें कितना बड़ा चीज़ है। और ऐसा ही हुआ। अब ऐसे में यहाँ पर सबको ये भी लगने लगा कि भाई डेविड मॉयस ना, उसका ऑरा ही नहीं था, उसका ऑरा नहीं था। यूनाइटेड जॉब वाज अ बिट टू मच, टू बिग फॉर हिम। तो ऐसे में यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसा बंदा लेके आना पड़ेगा जो कि ना यूनाइटेड के ऑरा को मैच करता हो, जो कि यूनाइटेड में लगे कि हाँ ये यूनाइटेड को मैच करा, और उन्होंने सेलेक्ट किया लुई वैन गाल। देखो लुई वैन गाल का मैं तुमको ऑरा समझा देता हूँ कि लुई वैन गाल ऑरा के मामले में तो देखो था कि हाँ ये यूनाइटेड को मैनेज कर सकता है। पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि यूनाइटेड बहुत बड़ा क्लब है, और यूनाइटेड इतना बड़ा क्लब है, इतनी बड़ी डिमांड्स है कि मेरे को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी, किसके साथ? लुई वैन गाल के साथ। समझ में आ गया था भाई यहाँ पर मीडिया कम्युनिकेशन को भी, भाई नहीं ये भाई ये बंदा मजे दिलाने वाला है। अब ऑफकोर्स यहाँ पर लुई वैन गाल ने यहाँ पर एफए कप जितवाया था, और डेफिनेटली यहाँ पर वो पहली ट्रॉफी थी पोस्ट सर एलेक्स फर्गसन एरा में, तो उसका एक अपना चार्म था। लेकिन इसके बाद जब बवाल कटने लगा ना, अगर आज उस टाइम की बात करें तो लुई वैन गाल ने लगभग 300 मिलियन खर्च किए। आज इन्फ्लेशन की बात करें तो लगभग 400 मिलियन होता है, 400 सवा 400। मेम्फिस डिपाई को लेके आया वो, ऑफ कोर्स 60 मिलियन में वो डी मरिया को लेके आया। लेकिन अगर उसके गेम स्टाइल की बात करें तो वो बहुत ही पथेटिक था, बहुत ज्यादा पथेटिक था। मतलब वो इतना पथेटिक था कि यहाँ पर वो इतना हॉरिजॉन्टल और इतना प्रेग्मेटिक गेम खिलाता था कि खुद यूनाइटेड के प्लेयर्स भी उस मेथड को इंटरेस्टेड ही थे। यहाँ पर डी मरिया ने तो ये कहते थे कि वर्स्ट मैनेजर है। देखो प्रॉब्लम यहाँ पर लुई वैन गाल के साथ ये थी कि लुई वैन गाल ऑरा के मामले में, करिश्मेटिक बकचोदी के मामले में तो ठीक था, वो यूनाइटेड को संभाल सकता था, वो मीडिया को संभालना उसको आता था, उसका बवाल काटना आता था, उसको यहाँ पर जवाब देना आता था, लेकिन उसको ना जीतना नहीं आता था, उसको एटलीस्ट खिलाना नहीं आता था। ऑफकोर्स उसने यहाँ पर चैंपियन लीग में क्वालिफिकेशन करवाया उसने, लेकिन पता चलता रहा यहाँ पर कि भाई लुई वैन गाल यहाँ पर मामला ठीक नहीं बैठेगा। ऐसे में लुई वैन गाल जिस टाइम उसने एफए कप जीता वेम्बले में, यहाँ पर उसी दिन एड वुडवर्ड ने उसको सैक कर दिया। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की कि आपने पोस्ट एलेक्स फर्गसन एरा में, लाइक आपकी टीम ऑलरेडी डाउन थी, बट इट वाज फर्गसन जो कि आपको संभाल रहा था, बट साइनिंग आपने तब भी कोई एरा डिफाइनिंग नहीं करी। आज हम लगभग 11 साल आ चुके हैं, 2013 से 2024 चल रहा है, खत्म होने वाला है, हम 2025 में एंटर करने वाले हैं, और इस सीजन में कुछ खास नहीं है आप कह सकते हो। पिछले 11 साल में अगर सबसे रेवोल्यूशनरी साइनिंग अगर हो तो वो ब्रूनो फर्नांडिस की है, और लाइक इस पे भी ऑफकोर्स डिबेट है, लेकिन ऑफकोर्स इट इज ब्रूनो फर्नांडिस। और ब्रूनो फर्नांडिस की साइनिंग 2020 में हुई थी, 6 साल बाद, मतलब प्रिसाइज टू बी 7 साल बाद। 7 साल में मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑलरेडी 1 बिलियन यूरोज उड़ा चुका था, और वो फिर भी कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं उठा के ला पाए जो कि एरा डिफाइनिंग प्लेयर हो। अब इस पर आएंगे बाद में, लेकिन वापस अपनी कहानी पे चलते हैं। ऑफकोर्स उन्होंने एफए कप जितवाया, और एफए कप जीतने के एक दिन बाद ही यहाँ पर लुई वैन गाल को सैक कर दिया गया, और फिर लाया गया ऑफकोर्स हम जिस तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर ढूंढ रही थी, वो मैनेजर आता जा रहा था जो कि अब प्रूवन मैनेजर हो, जो कि प्रूवन विनर हो। यूनाइटेड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक एरा डिफाइनिंग, एक ऐसा मैनेजर जिसके लिए वो प्रोसेस, जिसके लिए वो 5 साल 4 साल दे सके कि हाँ भाई ठीक है, तू प्रोसेस ले, तू अपना स्टार्ट कर, तू यूनाइटेड को वापस से खड़ा कर, जैसे शायद से हमने 1986 80s 90s में हमने सर एलेक्स फर्गसन को दिया था। बट नहीं,
वो गए कि अब हमको एक ऐसा मैनेजर चाहिए जिसका ऑरा इससे भी बड़ा हो, जिसके जीतने की एपेटाइट इससे भी बड़ी हो, जो मीडिया को इससे बढ़िया संभाल सके, और जो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को वापस से ग्लोरी डेज पे ला सके, लेकिन थोड़े अलग स्टाइल से और इंस्टेंटली ला सके। एंड इट वाज जोसे मूरिन्हो। मूरिन्हो का ना स्टाइल बहुत सही था। देखो मूरिन्हो जीतने में तो है था, मूरिन्हो जैसा भी हो अल्टीमेटली, और मूरिन्हो को ना पता प्रॉब्लम क्या थी, मूरिन्हो इतना बढ़िया आदमी था कि मूरिन्हो को फर्क ही नहीं पड़ता था कि वो कैसा खिला रहा है। खिलाता तो वो भी ढंग का ही नहीं था, खिलाता तो वो भी बहुत ही प्रैग्मेटिक और वही प्राइम मूरिन्हो बॉल की आप पागदा बस कर दो यहाँ पर। और उसको बहुत कहते भी थे, उसको बहुत मैनेजर्स कहते थे, बल्कि जब यहाँ पर यूरोपा जीता था वो, तो जो उसका ओपोनेंट का मैनेजर था उसने कहा थी भाई मैं तो तंग आ गया था इसकी लॉन्ग बॉल टैक्टिक से। बट मूरिन्हो को फर्क नहीं पड़ता। मूरिन्हो ने यहाँ पर लीग कप जितवाया और उसके बाद यहाँ पर उसने यूरोपा जितवाया, 2 ट्रॉफीज। ऑफकोर्स वो कम्युनिटी शील्ड को भी गिनता है कि 3 ट्रॉफीज जितवाता है। बट मूरिन्हो के साथ प्रॉब्लम ये थी कि मूरिन्हो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा था, और मूरिन्हो और एड वुडवर्ड में बन भी नहीं रही थी। इसके मैं कुछ प्राइम एग्जांपल तुमको बताया था। मूरिन्हो को चाहिए था यहाँ पर कि भाई आप वर्जिल वैन डाइक को लेकर, लेकिन वैन डाइक को लाया नहीं गया। लाया गया यहाँ पर शायद से विक्टर लिंडलॉफ को लाया गया था वर्जिल वैन डाइक की जगह पर। ऐसे मूरिन्हो के यहाँ पर अपने तरीके के प्लेयर्स चाहिए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इस टाइम तक मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक तो मैनेजर नहीं टिक पा रहा था, दूसरी चीज की जीत की हंगर तो बहुत थी लेकिन जीत आ नहीं रही थी। ऑफकोर्स आप यूरोपा जीत गए थे, ऑफकोर्स यहाँ पर कप उठा लिया था, लेकिन प्रीमियर लीग में बद से बदतर बताया ना पिछले मैं ये नहीं कह रहा कि पिछले 11 साल में सिर्फ एक बार इन्होंने 80 पॉइंट्स का मार्क ब्रीच करा है। अरे इनके नंबर्स अगर हम बात करें 60, 65, 70 में घूम रहे थे। दे वर लाइक 4th, 5th, 6th, 7th, लाइक इट वाज आई थिंक एक मूरिन्हो वाला था जहां पर वो सेकंड आए थे, एक यहाँ पर ओले गुनर सोल्शायर वाला था जहां पर वो अगेन सेकंड आए थे, 4th भी आए थे वो। खैर ओले गुनर सोल्शायर के अंडर तो वो जितने भी उसके फुल सीजन थे वो हमेशा यहाँ पर चैंपियन लीग उसने क्वालिफाई कर पाया। इसके बाद एरिक टेन हैग के टाइम पे वो एक बार थर्ड आए थे, एंड देन इट वाज लाइक 6th, 7th, 8th ही चल रहा था उनका। प्रॉब्लम यहाँ पर इस पॉइंट तक मूरिन्हो के टाइम तक ये प्रॉब्लम हो चुकी थी कि पोग्बा पे पैसा खर्च हो चुका था। पोग्बा को वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बना दिया था आपने डी मरिया पे लॉस उठा लिया था। आप यहाँ पर लिंडेलॉफ जैसे प्लेयर्स की बात करें, मूरिन्हो को पहले सीजन में ज़्लातन इब्राहिमोविच कैरी कर रहा था। इट वाज ज़्लातन इब्राहिमोविच 2016 में यहाँ पर वो मूरिन्हो की टीम को कैरी कर रहा था। मार्शियल को लेके कहीं ना कहीं बवाल कट चुका था, और सबसे बड़ा बवाल जो मूरिन्हो को समझ में ही नहीं आया था वो था कि भाई एलेक्सिस सैंचेज क्यों थमा दिया मेरे हाथ में। वर्जिल वैन डाइक को इसलिए नहीं खरीदा गया था क्योंकि कॉस्ट कटिंग करनी थी, ये मूरिन्हो को अपडेट दिए गए थे, लेकिन मूरिन्हो के पल्ले ये नहीं पड़ा कि फिर 500,000 की वेज पे एलेक्सिस सैंचेज का मैं क्या करूंगा, क्योंकि सैंचेज उस तरह का प्लेयर था ही नहीं जो कि मूरिन्हो को चाहिए था। अब यहाँ पर ऐसा हो चुका था कि ट्रॉफीज आ रही थी, लेकिन लाइक ऐसे वही मूरिन्हो वाले टूर्नामेंट में ही आ रही थी कि जिसको मूरिन्हो ही जितवा सकता था। इसके अलावा यहाँ पर पिछले मैनेजर्स के प्लेयर्स भी दिए जा रहे थे। लाइक अगर आप बात करो तो ऑफकोर्स डेविड मॉइस के मामले में तो कुछ था ही नहीं, लेकिन लुई वैनाल को आपने लगभग 300, 325 की आपने साइनिंग दी। फिर आपने यहाँ पर जोसे मूरिन्हो को आपने साइनिंग दी, और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे उनको आता पता नहीं था। कोई भी एक ऐसा प्लेयर था ही नहीं जो कि रेवोल्यूशनरी हो, जिसके अराउंड स्क्वाड बिल्ड किया जाए। हाँ, साइन करते हुए तो साइन करते हुए जो होप थी वो तो ये थी, जैसे साइन करते हुए मार्शियल का भी ये लग रहा था कि हाँ भाई बैलन डोर विनर है, लेकिन अल्टीमेटली स्काउटिंग की बात करो या फिर पैसे की बात करो, उस टाइम एक बहुत बढ़िया अपडेट चलती थी, एक बहुत बढ़िया बात चलती थी कि अगर आपके क्लब के किसी प्लेयर के रिगार्डिंग अगर एड वुडवर्ड का कॉल आया तो आपकी चांदी चांदी है, क्योंकि सबको पता था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को आप आराम से 30-40 मिलियन का चूना लगा सकते हो। वो इतने चूतियां यहाँ पर तरीके से ट्रांसफर मार्केट में गेम करते हैं। लेकिन मूरिन्हो के टाइम यहाँ पर जहाँ ट्रॉफीज आ रही थी, चाहे जैसे तैसे भी करते हुए, चाहे लाइक प्राइम मूरिन्हो स्टाइल में आ रही हो, लेकिन लॉस भी आती जाती थी, और इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है था कि मूरिन्हो अपनी टीम को बस के नीचे भी फेंक सकता। आपको पता है कि जब उसने वो स्टेटमेंट बहुत वायरल है, जब उसने कहा था कि 3-0 कितने से हमारे आज की स्कोर लाइन 3-0 थी, इसका मतलब 3 प्रीमियर टाइटल मेरे पे थे और 2 उन पे उसने कहा था यहाँ पर आई थिंक पेलेग्रिनी और पेप गार्डियोला के रिगार्डिंग उसने कहा था कि उन पे कंबाइंड 2 है, मेरे पे 3 है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये था, सवाल काफी लोगों को नहीं याद होगा, जर्नलिस्ट ने सिर्फ इतना पूछा था कि भाई उसने मूरिन्हो ने कहा कि आज फैंस बहुत बेहतरीन थे, बहुत मजा आया फैंस को देख के, फैंस का सपोर्ट आज बहुत बढ़िया था। तो जर्नलिस्ट ने बस इतना सवाल पूछा था कि आप फैंस को लेके बच रहे हो कि फैंस, मतलब ऑब्वियसली यू आर ट्राइंग टू से कि भाई फैंस बढ़िया थे और फैंस जोसे मूरिन्हो को सपोर्ट कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि फैंस तो जल्दी छोड़ के चले भी गए थे, फैंस तो बहुत जल्दी छोड़ के चले गए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड का वो वाला मैच। तब मूरिन्हो सेट हो गया।
लेकिन फिर ऑफकोर्स मूरिन्हो वर्सेस पोग्बा की पॉपुलर फाइट की बात करें तो ऑफकोर्स वहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास ये था कि भाई या मूरिन्हो के साथ साइड करें या फिर पोग्बा के साथ रहे। अब पोग्बा के साथ ये था कि पोग्बा खैर एक प्लेयर था, मूरिन्हो एक मैनेजर है, ऐसे में मैनेजर को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन यूनाइटेड में मूरिन्हो के साथ इतनी प्रॉब्लम हो चुकी थी कि कोई भी प्लेयर, वाइब इतनी नेगेटिव थी, बल्कि उस टाइम के जो कॉलम्स थे, जर्नलिस्ट यहाँ पर ही लिखते थे कि जब भी मूरिन्हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो वो ऐसा बिहेव करता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की जॉब सबसे खराब है, दुनिया में सबसे वर्स्ट जॉब है। और ऐसे में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साइड किया पोग्बा के साइड, एंड इट वाज अल्टीमेटली मूरिन्हो जिसको एनफील्ड पे 3-1 से हारने के बाद यहाँ पर सैक कर दिया गया। और तब आए यहाँ पर ओले गुनर सोल्शायर। ओले गुनर सोल्शायर अपने 12 मैच जीत गए, आई थिंक ऐसी कुछ 14-15 गेम्स में तो 12 मैचेस जीत गए एज एन इंटरिम मैनेजर। और उसके बाद यहाँ पर ऑफकोर्स वो पीएसजी का जो लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट नाइट एज अ मैनचेस्टर फैन अगर पिछले कुछ सालों की बात करें, वो टर्न अराउंड, और ये पहली टीम बनी थी हिस्ट्री में जिसने होम पे वो 2-0 से हार गए, लेकिन अवे जाके उन्होंने 3-2 से यहाँ पर तख्ता पलट कर दिया। और उसके बाद फेमस ऑफकोर्स थियरी रियो फर्डिनेंड का कहना कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट दो उसको, ओले गुनर सोल्शायर दे दो भाई, जो दे सकते हो दे दो। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक भी मैनेजर चेंज हुआ था, वो मैनेजर बम्प मिल गया था। ऑफकोर्स ओले गुनर सोल्शायर आया तो सबका मूड लाइट अप हो गया, सब यहाँ पर मैनेजर के लिए एक एक्स्ट्रा किलोमीटर भागने के लिए तैयार थे। यहाँ पर ओले गुनर सोल्शायर ने भी ऑफकोर्स फ्रीडम दी, वो अटैकिंग फुटबॉल खिलाया, इट हैज दैट, वो करिश्मेटिक चीज थी। ओले ऐसा लग रहा था कि पिंजरे से निकाल दिया हो। बट मैनेजमेंट पे कोई बड़ा डिफरेंस आया नहीं था। एरन वन-बिसाका के लिए 50 मिलियन, हैरी मैग्वायर के लिए 80 मिलियन, दो डिफेंडर्स पे 130 मिलियन ऑलरेडी खर्च कर दिए। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर ओले गुनर सोल्शायर की जो फ्रीडम थी, जिस फ्लूइडनेस से वो खिला रहा था उसका भी गंग हुई। लेकिन उसको समझ में आ गया था कि मेरे को करना क्या है। वो इस चीज के लिए प्रॉपर तरीके से तैयार था कि मेरे को टीम एक काउंटर अटैकिंग टीम बनानी है, एक गंग हो स्टाइल में फुटबॉल खिलाऊंगा और बहुत यंग का मैं कोर रखूंगा। जिसके लिए ऑफ कोर्स ये एक चीज बहुत अच्छी कॉमन थी कि मार्कस रैशफोर्ड को सब प्रमोट कर रहे थे। चाहे हम बात करें लुई वैन गाल जिसने ऑफ कोर्स मार्कस रैशफोर्ड को उसका ब्रेक थ्रू दिया था, मोरिन्यो एंड लाइक ओले गुनर सोल्शायर, तो मार्कस रैशफोर्ड को सब प्रमोट करते हुए जा रहे थे कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग। हाँ, तो कह सकते हो कि एक उनके पास एक इन हाउस प्लेयर था मार्कस रैशफोर्ड, बट यूनाइटेड के स्टैंडर्ड्स इतने नीचे आ चुके थे कि मार्कस रैशफोर्ड जो कर रहा था वो एक्चुअली में किसी और बड़े क्लब में करेगा तो कुछ इतना खास नहीं था, बट यूनाइटेड में वो क्यों कर रहा था, सबको लग रहा था कि यही तो है वो रेवोल्यूशनरी प्लेयर। लेकिन ऐसे में फिर वही हैरी मैग्वायर को लाया गया, और उसके बाद आप कह सकते हो कि वो वर्जिल वैन डाइक का यहाँ पर उन्होंने रिप्लाई करा कि भाई तुम वैन डाइक लेके आए हो, हम यहाँ पर हैरी मैग्वायर लेके आएंगे। उसके बाद यहाँ पर वो एरन वन-बिसाका को लिया है, लिंडलॉफ, फिल जोन्स, मतलब ये सब प्लेयर्स थे उनके पास। एड वुडवर्ड के हाथ में अभी भी कमान है। ऑफ कोर्स अब धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है कि मैनेजर्स तो है, लेकिन ये मैनेजमेंट भी चूतिया है, और मैनेजमेंट की चाबी किसके पास है, ग्लेजर्स के पास है। सबको पता चल रहा था कि भाई पैसा छप तो रहा है, लेकिन साला चैंपियन लीग तो खेल ही नहीं पा रहे। ये पैसा इतना छप रहा है, पैसा इतना बर्बाद हो रहा है, और उसके ऊपर से यहां पर ग्लेजर्स भी पैसा निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं, ऑफ कोर्स ये बात सच है कि 1 बिलियन यूनाइटेड ने खर्च किया, लेकिन ये बात भी तो सच है कि उसमें ग्लेजर का एक भी रुपया नहीं है। ओनर ने अपना पैसा नहीं दिया, जो यूनाइटेड कमा रही है वो उसको ही बहा रही है नाली में। लेकिन फिर भी यहां पर सेकंड पे फिनिश हुए, एंड अल्टीमेटली आता है वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल थिंग, इट वाज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कंट्रोवर्शियल इसलिए क्योंकि आज अगर आप ओले गुनर सोल्शायर से कभी इंटरव्यू में पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे को लगा था कि उस टाइम ये सही जाएगा, लेकिन सही नहीं था। वो आज ये कहते हैं कि मेरे को लगता है कि शायद से मेरी गलती थी, मैं इसको पढ़ नहीं पाया। असल में यह था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिस तरीके के नंबर्स डाल रहा था वो यूवेंटस में, वो इतने खूबसूरत थे कि ही वाज लाइक, और ऑफ कोर्स ओले ग्लेजर्स को समझ में आ गया था कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई जर्सी बिकेंगी बहुत दबा के, भाई विशाल मेगा मार्ट फुल हाउस हो जाएगा, नहीं पागल हो जाएंगे सब। और जो वो कमर्शियल वैल्यू थी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर आ गया ना तो यूनाइटेड कमर्शियल तो नंबर 1 हो जाएगा, स्पोर्टिंग का पता नहीं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आने के बाद प्रॉब्लम ये हुई कि ओले गुनर सोल्शायर वाज लाइक एरा मिक्स्ड, वो समझ नहीं पाया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कैसे फिट किया जाए। एंड अल्टीमेटली रोनाल्डो आया, लाइक जैसे मैंने तुमको बताया, इट वाज लाइक गंग हो स्टाइल फुटबॉल की, आप प्रेस कर रहे हो, आप यंग प्लेयर्स को दौड़ा रहे हो। जो कोर था बहुत यंग था, चाहे हम बात करें यहाँ पर जेम्स की बात करें, मार्कस रैशफोर्ड की बात करें, ऑफ कोर्स ब्रूनो फर्नांडिस तब तक साइन हो चुके थे यहाँ पर। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन ऑल दिस मिक्स, इट नीडेड अ एडजस्टमेंट, इट नीडेड अस प्लान बी, क्योंकि एकदम से यहाँ पर सीन चेंज हो गया। ऑफ कोर्स वरान की बात करें, उसके बाद यहाँ पर और प्लेयर्स आए, तो कहीं ना कहीं जो एवरेज वैल्यू थी वो बढ़ती गई। ऐसे में यहाँ पर ओले गुनर सोल्शायर के साथ ये था कि भाई अब आपको प्लान बी चाहिए। एक ऐसा प्लान बी चाहिए जहां पर लाइक आप, रोनाल्डो प्रेस नहीं करने वाला भाई, रोनाल्डो गोल देगा, जो कि रोनाल्डो ने गोल दिया और वो आते जाते गए।
17 गोल उसने प्रीमियर लीग में मार दी, वाज थर्ड, आई थिंक थर्ड टॉप स्कोर। बट फिर ओले गुनार सोल्शायर का प्लान भी खोखला रह गया, और प्लान ए का तो मतलब ही नहीं बनता था, बिकॉज आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बाहर ही नहीं उठा सकते थे। तो आपका यहाँ पर प्लान ए आप जा नहीं सकते, क्योंकि आपका जो जो था 1 साल पहले, अब आपने यहाँ पर ले लिया है, ऊपर से चाबी चल चुकी है। तो ऑफ कोर्स इट वाज ओले गुनार सोल्शायर टाइम कि भाई उनको भी टाटा बाय बाय किया गया, रांगनिक को लाया गया, रांगनिक के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन रांगनिक के साथ एक्सपेरिमेंट का कोई फायदा ही नहीं पड़ा। अब रांगनिक के साथ एक्सपेरिमेंट का कोई फायदा इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि एक चीज आप कह सकते हो कि रांगनिक ने बढ़िया करी थी, वो ये थी कि रांगनिक समझ गया था भाई अंदर जाके कि ये बवासीर है भाई, ये तो हटाओ भाई, इसमें 80% तो बहुत चूतिया चूतिया चीजें हैं। रांगनिक ने आके बोल दिया भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने पता, उसने कहा कि मेरे को कुछ नहीं मतलब नहीं भाई, मेरे को इतना पता है कि ये बहुत बड़ा मैस है, ये बहुत बड़ा कबाड़ है और इसको ठीक करना पड़ेगा। देन कम एरिक टेन हैग। अब भाई एरिक टेन हैग आए, और एरिक टेन हैग के आने के बाद काफी लोग आए कि भाई साहब, भाई एरिक टेन हैग 10 साल बाद शायद से मैनचेस्टर यूनाइटेड को तुक्के से एक नया सही मैनेजर मिल गया, जो कि एक्चुअली में मतलब तुम समझ सकते हो एरिक टेन हैग के ऊपर इतनी होप और इतना पोटेंशियल लगाया गया, इतनी एक्सपेक्टेशन रख दी गई कि सर एलेक्स फर्गुसन के बाद जब डेविड मोइस, लुइस वैन गाल, यहाँ पर ओले गुनार सोल्शायर जो कि उनका ही होम टाउन हीरो है, इसके बाद यहाँ पर जोसे मourinho, बट इट वाज एरिक टेन हैग, जो कि सही में वो लोग मान रहे थे कि भाई ये मैनेजर है, ये मैनेजर कर देगा कुछ, और मैनेजर ने कुछ करा भी। भाई मैनेजर के पास क्रेडेंशियल था कि उसने आईएक्स, आई थिंक एरिक टेन हैग वाज मॉडर्न वेज में कह सकते हो कि पहला मैनेजर जिसको प्रोसेस की वजह से लाया गया। एक प्रोसेस करते हैं, एक आईएक्स वाला प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं जो कि आर्टेटा आर्सेनल में कर रहा है, जो कि गार्डियोला ने सिटी में करा, जो कि क्लॉप ने डॉटमुंड, ऑफ कोर्स ओले गुनार सोल्शायर वही कर रहा था, बट इट वाज कि वो कमर्शियल वैल्यूज एंड एवरीथिंग इन स्टफ, और ऑफ कोर्स वो उसका अडेप्टेशन भी, लैक ऑफ अडेप्टेशन की वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लाने के बाद नहीं कर पाया, अडेप्ट ही नहीं कर पाया। एरिक टेन हैग को कहा, लेकिन एरिक टेन हैग ने मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नहीं रखूंगा मैं, बिकॉज ही वाज लाइक कि मेरे को बहुत पावर मिल गई है, मेरे हाथ में पूरा प्रोजेक्ट है, और मैं प्रोजेक्ट शुरुआत से ही अलग लेके चलूंगा, एंड इट डजंट इंक्लूड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बाहर बिठाया गया, एंड ऑफ कोर्स उन्होंने देखा कितने महीने चला, एंड अल्टीमेटली वो स्टॉप आया जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पियर्स मॉर्गन का वहां पर इंटरव्यू आया। लेकिन एरिक टेन हैग के साथ बात ये हुई कि एरिक टेन हैग जीतता तो रहा, एरिक टेन हैग ने पहले में कप जितवा दिया, दूसरे में एफए कप, लेकिन बाद में सबको पता चला कि अबे यार इसने 400-500 मिलियन भी खर्च कर दिए, अपने प्लेयर्स भी लेके आता रहा। लेकिन जहां ये पहले कह रहा था कि इसको फ्रैंकी डियोंग के रिगार्डिंग अपना स्क्वाड बिल्ड करना है, समझ रहे हो, जो मैं कह रहा था कि एक ऐसा प्लेयर जो कि रेवोल्यूशनरी, एरिक टेन हैग के लिए वो फ्रैंकी डियोंग था, वो तो कभी आया नहीं। उस चक्कर में वो मिडफील्ड की गलियों में ऐसा घुसा कि वो रुकी कासिमीरो पे जाके, वो रुकी फ्रेड पे जाके, वो रुकी स्कॉट मैकटोमिने पे, मेसन माउंट पे, आमराबाद पे, बट टीम का भी खेल ही नहीं ढंग का। एंड दिस इज वेयर लाइक सबको समझ में आ गया, ओके प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा भाई यहाँ पर। दूसरे तीसरे सीजन टीम आ रही है, बट टीम बद से बदतर खेलती हुई जा रही है। जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट में और पैसा घुसता जा रहा है, टीम बहुत बदतर खेल रही है, टीम प्रोजेक्ट नहीं है अभी। इट वाज एरिक टेन हैग जिसकी गांड पे भी लात मार दी गई।